ये जी हमारे अध्यक्ष जी, राम राम। सबको डाल दीजिए, सभी का डाल दीजिए। अच्छा सबको डाल देवी दे सकता देखा। हाँ, सभी समाजों के मौजूद लोग और मेरे युवा शक्ति, आज आपके बीच में जो ये रथ यात्रा पहुंची है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी से होते हुए हरियाणा प्रदेश तक पहुंची है। साथियों, ये यात्रा लगातार 2 महीने चलने के बाद हमारे बीच में हमारे बड़े भाई ऋषि साहल जी, सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आपके बीच में बैठी है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एपी सिंह है, डॉक्टर एपी सिंह, उनकी माता जी इस रथ यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चल रही है। सबसे पहले तो अखिल क्षेत्रीय महासभा का कलेक्टर में पूछने पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और रथ यात्रा निकाले, तीसरी रथ यात्रा की बात कर रहे हो आप, आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि रथ यात्रा निकालनी पड़ी? महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने ये तीसरी रथ यात्रा जम्मू से 9 अगस्त को शुरू की है, जो पूरे देश में जाएगी और 2 महीने के बाद 7 अक्टूबर को दिल्ली में जंतर मंतर पे इसका समापन होगा। तीसरी रथ यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी कि महासभा ने 2 रथ यात्राएँ सन 2010 में 5 महीने की, 2017 में 3 महीने की रथ यात्राएँ 8 महीने में 70,000 किलोमीटर का सफ़र करके तय की। और उसके बाद पूरे देश में एक जन जागरण हुआ, लेकिन केंद्रीय सरकार ने केवल 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसलिए तीसरी रथ यात्रा के माध्यम से हम पूरे देश में एक जन आंदोलन, एक जनमत तैयार करेंगे, और ऐसा जनमत तैयार करेंगे कि केंद्रीय सरकार जो है, जब ये देखेगी कि पूरा देश जाग उठा है, जन जागरण हो चुका है, जनता जाग चुकी है, जनमत तैयार हो चुका है, तो लोकतंत्र में एक सिस्टम है, जो जनता चाहती है वही होता है। हमारे संविधान में आप अच्छी प्रकार के जानते हैं कि सुप्रीम पावर न राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, न सरकार है, केवल ये जनता है। संविधान में कहा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने अपने आप को संविधान हमने अडॉप्ट किया है, तो सुप्रीम पावर ये जनता है। जब जनता चाहेगी, जनता जैसा करेगी, तो सरकार वैसा मानेगी। सर, ये तो लंबा समय हो जाएगा ना, संशोधन की जरूरत पड़ेगी संविधान के अंदर, कब तक चलेगा सर? ये बात 2010 में मैं कहती थी, जब लोगों को पता ही नहीं था कि आर्थिक आधार पे आरक्षण क्या चीज़ है। लेकिन 17 में हुआ ना। मैंने कहा महात्मा गांधी 1917 में आए थे अकेले। देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में, 30 साल के बाद। और ये तो अब ये जो तीसरी रथ यात्रा है, अगर इसका आप रिजल्ट देखें, अकेले महानगर लुधियाना में आप यकीन नहीं करेंगे, 20 किलोमीटर लंबा जुलूस, 50 जगह अलग अलग मंच, सभी संस्थाओं ने मंच लगाए, सभी जातियों ने लगाए, MLAs ने लगाए, मिनिस्टर्स ने लगाए, ex-MLAs ने लगाए, महापौर ने लगाए, और पूरा शहर जो है सभी हरिजनों ने लगाए। कि जब ये जनता जाग चुकी है, और ये जो जनता में जब बात आ जाएगी, तीसरी रथ यात्रा के माध्यम से हम मानते हैं केंद्रीय सरकार को जब पता लगेगा कि जनता ये चाहती है और सरकार अगर नहीं करेगी, तो आपको पता है कि बड़े बड़े ताज तख्त जो हैं वो पलट जाते हैं। जनता ने पहले पलटे भी हैं। तो हम कोई राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं करते, कौन सी सरकार बने, किसकी बने, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। कोई सरकार हो, किसी की सरकार हो, हमारा केवल एक मकसद है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, गरीब को आरक्षण मिले, और समाज में जो लोग हमें
जाति के नाम से और समाज के नाम से और वर्ग और इलाके के नाम से जहर पैदा कर रहे हैं। हम अपने भाइयों में जाएंगे, सामाजिक समरसता का पूरा एक आंदोलन, पूरे देश में ये आंदोलन चलाएंगे और सभी समाज को, सभी जातियों को, सभी अपने भाइयों को इकट्ठा करके समाज को मजबूत करेंगे, देश को मजबूत करेंगे, राष्ट्र को मजबूत करेंगे और उससे हम सब मजबूत होंगे। साहब, आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हो। अगर मैं लोगों की बात की जाए, छत्तीस बिरादरी की लगातार आप रथ यात्रा आपकी उसी के ऊपर है कि छत्तीस बिरादरी का मेरे बिल आप आपस में रहें। अगर आर्थिक आधार की बात की जाए, आर्थिक आधार के अंदर अगर कोई जर्नल कैटेगरी का है, ऐसी या कोई भी होगा, अगर बीपीएल, छोटी सी बात है, बीपीएल सूची के अंदर वो जर्नल भी लाभ ले रहा है बीपीएल का और ऐसी भी आर्थिक आधार की बात कैसे? बहुत बड़ी बात कही आपने। देखिए, हम एक बात करते हैं कि हम राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, पंजाबी के लिए नहीं मांगे। हम तो सभी आरक्षित और अनारक्षित लोगों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं। 2017 में जब हम छत्तीसगढ़ में गए, वहाँ पे गवर्नर जो हैं टंडन साहब थे, गवर्नर। उन्होंने मुझे कहा कि तंवर साहब, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मैं जानता हूँ एक परिवार को, एक ही परिवार से 8 IAS और 8 IPS अफसर हैं, इसलिए ये जो आरक्षण है इसका फायदा जो है केवल कुछ एक पूंजीपति, कुछ एक बड़े अफसर, एक छोटा सा हिस्सा जो है वो उनके जो उनके अधिकार हैं वो लूट रहे हैं। तंवर साहब, आपने तो रथ यात्रा निकाल दी कि ऐसी समाज नाराज ना हो जाए। ऐसी समाज तो खुश है। लखनऊ में जो काउंसलर हैं ऐसी समाज के, उन्होंने पता नहीं कितनी तादाद में हमारा स्वागत किया। हम तो ऐसी समाज के हक की बात करें, क्योंकि उनके गरीबों को कुछ नहीं मिला। ऐसी समाज में भी जो बड़े अफसर हैं, जो पूंजीपति हैं, जो बड़े अमीर लोग हैं, उन्होंने फायदा उठाया। ऐसी समाज तो बाकायदा हमारे साथ है, सारे समाज हमारे साथ। जातिगत दंगों की बात करें और राजस्थान का आपने देखा, छत्तीस बिरादरी की बात यहाँ पर हो रही है, राजस्थान के अंदर वो मटका कांड आपने देखा होगा, उसमें क्या मानते हो आप? इसीलिए ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, इन बातों को देखकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मेवाड़ में, ऐतिहासिक भूमि मेवाड़ में ये 30 मई को ये निर्णय लिया कि इन बातों की पुनरावृत्ति न हो। हम देश में ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि इस प्रकार की बातें घटनाएं दोबारा न दोहराएं। डॉक्टर साहब, आप मानते तो हो ना कि जाति दंगे बड़े हैं ना, किसकी कमियां माने? लोगों की कमियां माने या प्रचार की कमियां माने या फिर राजनेता की कमियां माने? ये तो एक जो विषय ऐसा है जिसके बारे में मैं नहीं कह सकता। ये मैं सरकार से मांगती हूँ कि जो भी तंवर साहब, आप तो निकले हो ना, लोगों से मिलना हुआ, छत्तीस बिरादरी की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, छत्तीस बिरादरी लोगों से आपका मिलना हुआ, बात तो हुई होगी ना इस बारे में? निश्चित रूप से बात हुई है और हम काम भी यही कर रहे हैं। और हम इसलिए सरकार से मांग करते हैं, जो भी ऐसे तत्व हैं, कोई भी है, किसी भी जाति में है, उनको बेनकाब किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अंतिम अपील लोगों से क्या रहेगी, छत्तीस बिरादरी से क्या रहेगी? तो हम क्यों करते हैं? हाँ, गर्व महसूस करिए अपनी जाति पे, ये मैं भी कहता हूं। लेकिन ऐसे ही नहीं, जो हमारे महापुरुष थे उनके पद चिन्हों पर चल के और आगे अपने यश को बढ़ाने के लिए, एक तो ये समरसता का जो है ये इसके अंदर छुपा हुआ है। दूसरी बात आती है आरक्षण की। संविधान के रचयिताओं का की सोच तो ठीक थी, कमजोर को हाथ पकड़ के ऊपर उठाना ये राजधर्म है। वो राजा नहीं, जैसे कि राम के राज में कहा है कि राम के राज में किसी को दुख नहीं था, कमजोर को हाथ पकड़ के उठाना ये राजधर्म है। लेकिन राजधर्म का तरीका सही होना चाहिए था। आप कहेंगे वो कैसे? आवश्यकता थी किसी को पंगु बनाने की नहीं, किसी को बैसाखी देने की नहीं। आवश्यकता थी कि अच्छे विश्व स्तरीय स्कूल कॉलेज खोले जाते और कोई भी बच्चा जो गरीब होता, जिसके माँ बाप के पास उसके भरण पोषण और शिक्षा के लिए सही संसाधन न होते, ऐसे किसी भी जाति के बच्चे को इन स्कूल कॉलेजों में फ्री शिक्षा, उत्तम शिक्षा, फ्री रहना, फ्री खाना दिया जाता और सर्वोत्तम शिक्षकों से इनका पठन पाठन होता। तो जब ये कंपटीशन के लेवल पे होते तो अपनी बैसाखी पे नहीं होते, अपने स्वाभिमान के साथ कंपटीशन को पूरा करते।
लेकिन दे क्या दिया? दे वो दिया जैसे कि दो बच्चे अगर भूखे हों, एक बच्चा खाना खा रहा है, दूसरा भूखा बच्चा आ जाए तो मां और रोटी बनाने की बजाय इस बच्चे के खाने में से निकाल के इस बच्चे का पेट भर दे। बताइए टीस होगी कि नहीं? जिस बच्चे की थाली में से लिया गया है उसको टीस होगी कि नहीं? अगर ये है तो ये नफरत की जड़ है, जो कि राज स्पॉन्सर्ड है, सरकार द्वारा प्रायोजित है ये नफरत। हम फौज में थे, बाकी कई सरकारी नौकरियों में होंगे। जब हम कार्य करते थे कभी हम नहीं देखते थे कौन किस जाति का है, लेकिन जब फार्म भरे जाते हैं और उसके अंदर जाति आ जाती है, उसी वक्त जो है हमारी वो हो जाती है। हमें मालूम है कि मेरे अच्छे नंबर आते हुए मैं नहीं रहूंगा और ये हो जाएगा। ये नफरत वहीं से पैदा हो जाती है। आज कोई हमारे एक सरकारी नौकरी में थे, वो कह रहे थे, हमारे रथ यात्रा में है, वो कह रहे थे कि जब मैं था, मेरे नीचे जो काम करते थे मैं बड़ी मेहनत से करता था, बड़ी शिद्दत के साथ काम करता था, लेकिन उस आरक्षण की वजह से वो जो थे जो मेरे नीचे वो मेरे ऊपर हो गए, मैं वहीं का वहीं रिटायर हो गया। तो आप समझते हैं कि इससे क्या नफरत नहीं फैलेगी? इसीलिए चाहिए कि जातिगत आरक्षण तुरंत समाप्त होना चाहिए, और अगर देना ही है तो आर्थिक आधार पर दीजिए उस बच्चे को जिसके पास खाने पीने और उसके लिए नहीं है। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, क्योंकि बाकी